जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीटीएट 2014 के प्रश्न पत्र के हल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने सीजीटीएट 2019, 2017 और 2016 के सारे टॉपिक को कवर कर लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की सीरीज चल रही है उनमें ये क्या है कि 2014 का इसमें फर्स्ट वीडियो, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 2016, 17, 19 के सारे टॉपिक हो गया था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बाल विकास के 29 प्रश्नों के बारे में जो 2014 में पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद हम इसका अलग अलग टॉपिक अलग अलग जैसे कि हिंदी हो गया, गणित हो गया, उसको लेकर आएंगे। तो ये कक्षा मतलब कि 1 से लेकर 5 तक के लिए मतलब प्राथमिक स्तर के लिए, ठीक है फ्रेंड। और ये पेपर 1 है। तो इसके बाद जो है हम जैसे ही ये सारे टॉपिक कवर होता है पेपर 2 लेकर आएंगे। तो जिन भी दोस्तों को हमारा वीडियो देखना है वो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर जो है उन सारे के वीडियो जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, डिसलेक्सिया का जो संबंध है वो किससे है? पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंशिक अक्षमता से या तार्किक अक्षमता से? तो इसके पहले हम वीडियो में देख चुके थे कि 2014 और 2019 के मतलब कि 2016 और 2019 के प्रश्नों में ये डिसलेक्सिया जो है आया था। तो उसमें हम मतलब कि इसे जो अधिगम अक्षमता है वो हर बार एक न एक मतलब कि हर साल एक न एक बार आता है। चाहे हम बात करें डिसलेक्सिया की, डिसकैल्कुलिया की, डिसग्राफिया की, अफेजिया की, तो ये सारे जो है टॉपिक जो है एक न एक मतलब कि एक न एक इनमें क्या है क्वेश्चन जो है आता ही है। तो यहाँ पर जो है डिसलेक्सिया का जो संबंध है वो किससे है? पढ़ने की अक्षमता से। तो डिसलेक्सिया क्या है? इसमें जो है बच्चा जो है बी और डी में विभेद नहीं कर पाता, असा और अंसा में उसमें विभेद नहीं कर पाता। तो ये क्या है? अधिगम अक्षमता है, पढ़ने की अक्षमता से है, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किस पर बढ़ावा देना चाहिए? प्रतिस्पर्धा पर, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, या सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, या कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखो अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसमें जो बोला जा रहा है कि क्या करना है इसमें, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। इसमें क्या है कि बच्चों को जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, सीखने और उचित वातावरण का सृजन करेंगे तो उतना ज़्यादा बच्चे क्या है सीखेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? ऑप्शन ए जो इसमें देखो पहले इसमें क्या है कोड दिया है, उसके बाद जो है ऑप्शन इसमें दिया गया है उसको बनाना है। तो कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल के स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक और जो है पुरस्कार और दंड। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, अनुशासन के मुख्य तत्व की बात हो रही है ना, अनुशासन के मुख्य तत्व। तो यहाँ पर जो है क्या है, ये सभी मतलब कि ये जो चारों ऑप्शन है क्या क्या, कुशल मुख्य अध्यापक जी, और स्कूल के जो स्वास्थ्य वातावरण है, आदर्श अध्यापक जो है, और पुरस्कार और दंड। तो ये सभी क्या है अच्छे अनुशासन के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय पर वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और उसमें साथ साथ क्या है विषय वस्तु पर अधिकार एवं बाल विज्ञान के ज्ञान का होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे कक्षा का कार्य न कर सके। यह जो कथन है वो किसका है? ठीक है, तो इस कथन के बारे में देखना है। तो ऑप्शन में देखो क्या दिया है, सिरिल बर्ड का, टर्मन का, टेलर का या मारंटीस का। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है सिरिल बर्ड का है कथन, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आपकी कक्षा में एक बच्चा जो है रोज आपको परेशान करने के लिए जो है अप्रासंगिक जो प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखो प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इस कंडीशन में देखो क्या बोला जा रहा है कि उससे बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर जो है उससे बातचीत करने के दौरान हमको क्या पता चलेगा, जैसे कि यदि कोई छात्र, ठीक है, छात्र शिक्षक से अप्रासंगिक प्रश्न बार बार पूछता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, उससे बातचीत का समस्या का पता लगाना है, और जो समस्या उसके सामने है तो उसको हमको क्या करना है, समाधान करना है, जिससे कुछ हल निकल सके, तभी बच्चा जो है आगे बढ़ पाएगा और अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें है क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। तो पियाजे की कौन सी अवस्था का जो संबंध है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से?
ऑप्शन ए संवेदी क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी जो है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, ऑप्शन सी जो है अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था और ऑप्शन डी जो है औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। तो यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जो है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन। तो कौन सी अवस्था में होता है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन जो है, तो जीन पियाजे के जो मतलब स्विट्जरलैंड के जो वैज्ञानिक है, ठीक है, जीन पियाजे के जो एक मनोवैज्ञानिक थे, ये तो सभी को पता है। और जो है कि उन्होंने क्या किया थे, जो बालक के संज्ञानात्मक विकास को जो है 4 खंडों में बांटा था, और यही जो 4 खंड आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें जो है क्या बोला जा रहा है कि अमूर्त एवं तार्किक चिंतन की बात हो रही है ना। तो 11 वर्ष से ऊपर जो है अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था है, जो है क्या है कि इसमें जो है इसका जो सही आंसर क्या है, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अमूर्त एवं तार्किक चिंतन जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एनसीएफ 2005 के संसूतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 5 के बच्चों के लिए जो मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, लिखित परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षा के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर और प्रेक्षण के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है, देखो एनसीएफ 2005 की बात हो रही है, उसकी ना जो संसूतियों के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है प्रेक्षण के आधार पर। मतलब कि क्या है कि जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में साफ बोला गया है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों का मूल्यांकन जो है प्रेक्षण आधार पर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण और जो है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बात हो रही है, देखो संस्कृति पर शिक्षा की बात हो रही है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका जो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। क्या करना है, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना है, संस्कृति के हस्तांतरण में भी सहायता करना है और संस्कृति का परिष्करण भी करना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, किससे संबंधित है, रेडियो से है, दूरदर्शन से है, कंप्यूटर से या मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन डी जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, एक शिक्षिका जो भावनात्मक बुद्धि लब्धांक जो है ऊंचा है, इसका जो तात्पर्य है क्या है, वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है या वह संतुलित व्यवहार वाली है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी। ऑप्शन डी क्या है, वह जो है संतुलित व्यवहार जो है रखती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि यदि जो है किसी व्यक्ति का जो भावनात्मक जो है बुद्धि लब्धांक ऊंचा हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या पाया जाता है, उसमें जो है संतुलित व्यवहार का जो है गुण पाया जाता है। तभी क्या होता है कि उसमें जो है उसका बुद्धि लब्धांक जो है बहुत ऊंचा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। तो देखो यहाँ पर बोला जा रहा है, इनका अंकन जो है शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, ये परीक्षकों के व्यक्तित्व प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखो इस कूट को पढ़ने के बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। तो इस कंडीशन में देखो क्या है, ऑप्शन बी, मतलब कि 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन सही है। कौन कौन सा ऑप्शन सही है, इनका अंकन जो है शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, और ये परीक्षकों के व्यक्तित्व प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, और जो है वस्तुनिष्ठता के कारण जो है यदि विश्वसनीयता एवं वैध होते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर ये ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, ये 1, 2, 3। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 13। तो विद्यालय का जो कार्य होता है क्या कैसे होता है, संस्कृति का संरक्षण होता है, संस्कृति का परिष्करण होता है, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण होता है, और जो है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उसमें क्या होता है कि संस्कृति का संरक्षण भी होता है, संस्कृति का परिष्करण भी होता है, और जो है नए प्रतिरूपों का जो है निर्माण भी होता है। तो ये हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दिया गया है, सामाजिक परिवर्तन का जो सर्वाधिक कार्यकारी कारक है कौन सा है, धर्म है, शिक्षा है, सरकार है या जाति है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, देखो जो सर्वाधिक कार्यकारी की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी। ऑप्शन बी शिक्षा जो है क्या है कि इसमें शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, और स्वामी जो विवेकानंद जी का जो विचार था कि किसी समाज या राष्ट्र के विकास के लिए उसे नागरिकों का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए क्या है शिक्षा जो है महत्वपूर्ण कार्यकारी कारक है। अगला प्रश्न इसमें देखते हुए क्वेश्चन नंबर जो है 15। तो देखो यहाँ पर देखो राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। तो NIVH कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, देहरादून। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षक की प्रक्रिया के जो अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर ये
ये तीनों जो है शिक्षक जो है, विद्यार्थी जो है और पाठ्यक्रम। तो इसमें देखो क्या है कि अध्यापक का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है, शिक्षा के व्यवहार को उचित दिशा में परिवर्तित करना होता है। और इसके लिए यह आवश्यक है कि उसे शिक्षा की प्रक्रिया की अच्छी जानकारी हो। और क्या है कि शिक्षा की प्रक्रिया के जो मतलब 3 अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 अंग हो जाते हैं फिर, ये शिक्षा मतलब कि ये हो गया, अभी बता देते हैं, ठीक है। शिक्षक में ये क्या हो गया, शिक्षक हो गया, ठीक है। ये टीचर्स हो गया। उसके बाद जो ये स्टूडेंट हो गया, ठीक है, स्टूडेंट। और उसके बाद जो ये पाठ्यक्रम हो गया, करिकुलम, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें जो है शिक्षा की प्रक्रिया, यहाँ पर जो है शिक्षा की प्रक्रिया हो गया। तो ये क्या है कि इसमें जो है प्रक्रिया के मुख्य अंग होते हैं, ये सभी जो क्या है शिक्षा के मुख्य अंग होते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ये ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है तो क्वेश्चन नंबर 17, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर होना चाहिए, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर होना चाहिए, या केवल सीखने की योग्यता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में क्या है कि योग्यता और अभिप्रेरणा का जो है वांछित स्तर होना चाहिए। मतलब कि इसमें क्या है कि प्रभावी और जो स्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास जो है योग्यता भी होना चाहिए, अभिप्रेरणा भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें सीखने का अच्छे से कौशल भी होना चाहिए। तभी क्या है उसमें प्रभावी और शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यार्थी के पास ये सभी गुण होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, निम्न को सुमेलित करना है। क्या क्या सुमेलित करना है, देखो रिपब्लिक के साथ यहाँ पर देखिए जॉन डीवी दिया है, और यहाँ पर देखो एमिल एंड एजुकेशन के साथ दयानंद सरस्वती दिया है, और दी स्कूल एंड सोसाइटी के साथ प्लेटो, और संध्या विधि के साथ जो है रूसो दिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन ए में क्या है 3 4 1 2, 3 4 1 2 मतलब कि जो है रिपब्लिक का फिर क्या आ जाएगा, प्लेटो आ जाएगा, और उसके बाद जो है एमिल एंड एजुकेशन का फिर क्या आ जाएगा, रूसो आ जाएगा, और जो है दी स्कूलर एंड सोसाइटी इसका आ जाएगा जॉन डीवी आ जाएगा, और संध्या विजय का क्या आ जाएगा फिर दयानंद सरस्वती। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक है। तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, फिर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन ए इसका क्या है कि ऑप्शन बी मतलब फ्रोबेल के द्वारा क्या है कि खेल शिक्षक विधि का जो है ये प्रतिपादक है। हम इसके पहले 2019 में ये बता चुके हैं कि ये जो है खेल शिक्षक विधि ये भी एग्जाम में आया था। अगर मैं पहले भी बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप 5 सालों के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं टोटल, तो ये मतलब कि 15 से 20 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया है, आप इजी तरीके से सॉल्व कर, मतलब कि आपका नंबर जो है 15 नंबर एकदम कन्फर्म है। तो इसलिए देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन रिपीट हुआ, डिसलेक्सिया वाला हुआ, तो उसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पर अगले नेक्स्ट एग्जाम होता है तो इसको क्या करना है, 5 ईयर के जो क्वेश्चन है उसको सभी को बनाना है। फिर आपका जो है एक्स्ट्रा 15 नंबर, मतलब कि 15 नंबर गारंटी दे रहा हूँ कि एक्स्ट्रा 15 नंबर ये इसी में से आपका आएगा, ठीक है। तो और बाकी जो है आप अपने मन से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट लगा के बनाओगे, मैथ्स बनाओगे, हिंदी बनाओगे, और पर्यावरण का जो कुछ खाद्य श्रृंखला है, पारिस्थितिक तंत्र है, उन सभी मिलाकर जो है आप बिल्कुल 110 प्लस 100 प्लस जो है 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर सीरिल बर्ट के अनुसार जो है पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, 120 से अधिक होती है, 85 से कम होती है, 120 से कम होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन बी जो है क्या है 85 से कम होती है जो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो है 21 में क्या दिया गया है, प्रायः लड़कियां जो है गणित में कमजोर होती है। यह जो कथन है, ठीक है, यह है क्या है, अनुसंधान आधारित धारणा है, और जो है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, या सत्य धारणा है, या उपरोक्त सभी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये क्या है, मतलब कि जो लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। कैसे कि इसमें क्या है कि बोला जा रहा है कि यह मतलब कि रूढ़िगत धारणा भी है, ठीक है। तो जिसमें क्या है कि देखो यह प्रायः लड़कियां जो है गणित में कमजोर होती है, और यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, जिसका जो मुख्य आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ना होकर क्या है कि दोनों के विषय में प्रचलित जो रूढ़िगत धारणाएं होती है वही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो देखो प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, अधिक आकांक्षा होती है, बुद्धि लब्धि 110 से होती है, विस्तृत शब्दकोश होती है, और ये सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मतलब कि ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि सहित विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में अन्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, और ऐसे बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है 110 से अधिक होती है, और उनका जो शब्दकोश होता है बहुत विस्तृत होता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निश्चित रूप से प्रतिभाग करते हैं।
शिक्षा जो है शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है, शिक्षा जो है व्यवहारवादी होती है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन सी, शिक्षा जो क्या होती है फिर बाल केंद्रित होती है। और जो है इसमें क्या है कि इसमें सृजनवाद की जो अवधारणा है व्यक्तिगत विकास पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत जो है शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है बालक का विकास करना जो है बाल केंद्रित होता है। तो ये जो है सृजनवाद में होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का जो संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। ऑप्शन ए में जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ऑप्शन बी में देखो, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए और बच्चे के कक्षा में अधिक अंक आए। और ऑप्शन डी में क्या बोला जाए, जब शिक्षक जो है बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है कि इसकी संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक विकास की बात हो रही है ना। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है कि जो है किसी बालक के संवेगात्मक और मानसिक सामाजिक विकास है तो क्या आवश्यक है कि उसकी भाषाओं का सम्मान किया जाए और उसकी भावनाओं को विकसित किया जाए। तभी ऐसा करने से क्या हो सकता है कि उसका जो है विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, अगला प्रश्न है देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 25 में क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा गतिविधि इस प्रकार हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिले और महापुरुषों को जीवन शैली जो जीवनी है बच्चों को पढ़ानी जानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर ये जो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है कि देखो, कक्षा में की गई गतिविधि जो है बच्चों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है और जो है अतः उनके जो अच्छे चरित्र का निर्माण के लिए आवश्यक है कि कक्षागत गतिविधियों को इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे कि उनके चारित्रिक विकास को नई दिशा मिल सके। तो यही हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। कौन किया था, कपिल सिब्बल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है क्या है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो इसमें क्या कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बड़ौदा नरेश जो है क्या कि सयाजीराव गायकवाड़ से प्रभावित होकर क्या किया था कि केंद्रीय धारा सभा के समक्ष जो है मार्च लगभग 1910 के समथिंग है। ठीक है, एकदम कंफर्म डेट तो नहीं है, में जो है प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधी जो है बिल प्रस्तुत किया था। तो यही क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 27, मूल्यांकन से अभिप्राय। तो छात्रों की आवश्यकता का जो है पता लगाना है, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना है, छात्रों के अधिगम की सफलता या असफलता का पता लगाना है, स्वास्थ्य परीक्षण करना है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मतलब ऑप्शन सी में क्या है कि जो है ऑप्शन सी में कि इसमें कि मूल्यांकन एक क्या है, क्रमिक प्रक्रिया होता है। ठीक है, जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता के क्या है अध्ययन करने में मूल्यांकन की जो है भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए क्या है कि उसकी सफलता असफलता का इसमें क्या है पता लगाना भी एक हिसाब से इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, बेसिक शिक्षा तो महात्मा गांधी ने जो है किस शिक्षा पर बल दिया, किस शिक्षा पर बल दिया था। तो नृत्य कला केंद्रित पर, हस्तकला केंद्रित पर, पुस्तक कला केंद्रित पर और संगीत कला केंद्रित पर। तो अगर हम बात करें कि देखो महात्मा गांधी ने जो है कि हस्तकला केंद्रित पर बल दिया था। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। तो क्या क्या था कि जो है महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा है तो क्या क्या हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया और जो है उनका विचार था कि साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है और जो है बालक की एक शिक्षा है कि एक उपयोगी हस्तकला उत्पादन करने के योग्य होनी चाहिए। इसलिए उसने ज़्यादातर जो है हस्तकला पर उसमें फोकस किया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है क्या है, शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दी, ऑप्शन जो है सी, सकारात्मक जो है शाब्दिक पुनर्बलन। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, तो उससे पहले हम देखते हैं कि पुनर्बलन क्या है। तो पुनर्बलन से तात्पर्य है कि उस उद्दीपन से है जो किसी अनुक्रिया की भविष्यगत संभावना को बढ़ाता है और जो है पुनर्बलन जो है छात्रों को ठीक, शाबाश से बहुत अच्छा कहना सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का एक जो है अच्छा उदाहरण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। तो निम्नलिखित में से कौन जो है श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है। क्या है, यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए, उसके बाद जो है कूट दिया है। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मक उत्पन्न करना और जो है छात्रों को क्रियाशील बनाना और जो है विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। तो यहाँ पर देखो कूट दिया है 1 3 1 2 और 3, 1 और 4, 1 3 और 4, 2 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए में क्या दिया गया है देखो 1, 2 एवं 3, मतलब कि शिक्षण को प्रभावशाली भी बनाना है, छात्रों में जो है सृजनात्मकता उत्पन्न करना है और छात्रों को क्रियाशील बनाना है। तो ये क्या है, दृश्य सेवा सामग्री का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ये हो गया हमारा आज का बाल विकास के 30 प्रश्न। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।